हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमिक में। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 28 दिसंबर 2022 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका हम सीडीपी का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 20 अगस्त में एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम बचपन में होते हैं और बचपन से फिर जब हम अडोलेसेंस में जाते हैं तो इसके बीच की जो अवस्था होती है, ये परिवर्तन काल होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो 4 क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल, माध्यमिक का बाल्यावस्था, या पूर्व संक्रात्मक अवस्था, या किशोरावस्था। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है हमारा एडोलेसेंस। इंग्लिश में एडोलेसेंस और हिंदी में किशोरावस्था। क्योंकि जब हम बचपन अवस्था में होते हैं और जब एडोलेसेंस की ओर कदम रखते हैं तो बीच में जो पुल का कार्य करता है वो हमारा किशोरावस्था करता है, या विंडो का जो कार्य करता है, विंडो ऑफ एडोलेसेंस में जब हम जाते हैं तो वो किशोरावस्था हमारा कार्य करता है, या किशोरावस्था से होकर ही हम एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर नंबर है 4। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो 4 क्वेश्चन है, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर से टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। देखो दो कौशल होते हैं, एक है फाइन मोटर स्किल होती है और दूसरी होती है ग्रोस मोटर स्किल, जो इसमें पूछी गई है। तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, जो हमारे शरीर की छोटी जो सूक्ष्म मांसपेशियां होती हैं उनका प्रयोग हम छोटी छोटी चीज़ों को उठाने के लिए या सुई में धागा डालने के लिए करते हैं। तो जब हम जिस सुई में धागा डालते हैं तो उस टाइम हम फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं। और जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तेज चलते हैं या उठते हैं, बैठते हैं, तो इन सारे कार्यों में हमारी ग्रोस मोटर स्किल काम में आती है। तो इसमें यही पूछा गया है, तो कौन सी ग्रोस मोटर स्किल काम में आएगी। तो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, तो ये हमारा फाइन मोटर स्किल्स का है, तो ये भी नहीं होगा। पेपर के टुकड़े भी ये फाइन मोटर से होते हैं, सुई में धागा भी हम फाइन मोटर स्किल से ही करते हैं। लेकिन ग्रोस मोटर स्किल से हम क्या करते हैं, चलना और दौड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, 4 आंसर रहेगा। अब है थर्ड क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रथम संस्था। देखो समाजीकरण की वैसे तो मुख्य 2 संस्था मानी जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर डबल भी, तो भी हम कैसे रहते हैं, मुख्य मानते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में परिवार में रहता है और परिवार में ही वो हंसना, बोलना, संस्कृति, सभ्यता, सब चीज़ सीखता है। तो सबसे पहले जो समाजीकरण की मुख्य प्राथमिक संस्था मानी जाती है वो परिवार मानी जाती है। और दूसरा अगर पूछे समाजीकरण की दूसरी संस्था को होगी तो वो स्कूल होगी। स्कूल के साथ अगर आपकी और भी चीज़ होंगी तो वो एक्स्ट्रा में लग जाएंगी, और प्रथम में आएंगी तो परिवार को चुनना है। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, परिवार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया और कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं। आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। उन्होंने चार अपनी क्या दी हैं, अवस्थाएं दी हैं बच्चे के मानसिक विकास को संबंधित। तो पहली दी है उन्होंने इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर। दूसरी दी है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेंटल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 साल की अवस्था होती है। और तीसरी हमारी कॉन्क्रीट अवस्था होती है, और चौथी हमारी फॉर्मल, या जिसको हम इन कॉन्क्रीट अवस्था भी कहते हैं, जिसको फॉर्मल ऑपरेटिव अवस्था कहते हैं। तो इसमें इनकी जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चा 2 से लेकर 7 साल का होता है वो बच्चे आते हैं। इस अवस्था में ही बच्चा जैसे कि टेबल से टकरा जाए तो वो रोने लगता है, वो मम्मी आकर टेबल पे चांट फेर दे तो उसे लगता है कि हाँ जैसे दर्द मेरे हुआ वैसे ही इसके चांट लगने पर हुआ टेबल के। तो वो टेबल में एक सजीव गुण महसूस करता है कि हाँ इसमें भी जैसे मुझे दर्द हुआ वैसे हुआ। तो वो ये सारी जिसको हम कहते हैं किस चीज़ का गुण देखता है, इसका इन्यूटेटिव थॉट होता है, या जिसको कहते हैं एनिटेटिव जीववादता का विचार उसमें होता है। तो वो बच्चा किस में मानता है, जीववादता की सोच बच्चे में होती है। ये किस अवस्था में होती है, पूर्व संज्ञात्मक, जिसको प्री ऑपरेंटल स्टेज कहते हैं, जिसमें 2 साल से 7 साल के बच्चे आते हैं। जो पियाजे के द्वारा दी गई स्टेजेस है, पियाजे की स्टेजेस दूसरी, उससे संबंधित क्वेश्चन आया ये आप सभी का। अब देखते हैं इसके आंसर कौन सा है, जीववाद की सोच है इसमें। ठीक, अब है 5वां क्वेश्चन, अभिकथन और कारण से पूछा गया है।
4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण कहते हैं जो पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जिसको प्री ऑपरेटल स्टेजेस हैं। तो इसके दोनों ही आंसर सही है, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है हमारा वो ए की व्याख्या सही करता है। आपने पियाजे की स्टेजेस पढ़ी होगी तो उसमें जो बच्चा एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, इन बर्तनों में पानी समान होगा, लेकिन वो फिर भी बच्चा बड़े बर्तन को चुनेगा। वो किस लिए चुनेगा? क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि पानी इन दोनों में समान है। वो जिस चीज़ को बड़ा या ज़्यादा दिखेगा वो उस चीज़ को चुनेगा। तो इसका मतलब कि उसमें किस चीज़ की पहचान नहीं हुई है, उसमें कन्वर्जेशन की पहचान नहीं हुई है। तो ये जो पहचान नहीं होना है तो वो किस में आ जाएगा? आपकी प्री ऑपरेटल स्टेज में हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा होने वाला है? आंसर इसका होने वाला फर्स्ट। अगर पहचान हो जाती, चाहे वो चौड़ा बर्तन होता और चाहे वो बड़ा बर्तन हो, वो दोनों में से किसी को भी चुन लेता, तो इसका मतलब कि हाँ बच्चे में कॉन्क्रीटिव चीज़ की या संरक्षण की चीज़ की पहचान हो चुकी है। तो वो किस में आ जाता? मूर्त, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेटल स्टेज के नाम से जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पहले ही कह दिया गया क्योंकि ध्यान नहीं रख पाती, तो इसमें पहले कह दिया। तो वो पहली स्टेज मतलब दूसरी स्टेज में, जिसको हम प्री ऑपरेटल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 साल के बच्चे में होती है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अब देखते हैं संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका कारण है। आप देखते हैं पियाजे की थ्योरी से 2 क्वेश्चन बन गए। अब ये हमारी आती है कारण है, या हम किसी बच्चे की मदद किसी संकेतों के द्वारा या तरीकों के द्वारा कर रहे होते हैं तो उसकी हम सहायता कर रहे होते हैं। तो उसको सहायता को वाइगोत्स्की की थ्योरी में स्कैफ फोल्डिंग जिसको हम पाड़ कहते हैं, पाड़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? पाड़ हो गया। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। मतलब कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? क्या सहयोगात्मक अधिगम के अनुसार सीखते हैं, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अधिगम के अनुसार, या रटन अधिगम के अनुसार, या निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं। आप सब कहते हैं कि बच्चों को जितना करने दिया जाए, जैसा वो कर रहा है उसको करने दिया जाए, उस निष्क्रिय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसका बिल्कुल भी नहीं। और ना ही उसको रटन पद्धति से कोई चीज़ सिखानी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा गया, तो इसका आंसर जो होगा सहयोगात्मक अधिगम होगा, जिसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। मतलब कि सहयोग के अनुसार जब बच्चा समाज में रहकर चीज़ सीखेगा और अपने आपस में अंत्य क्रिया करके सीखेगा तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा। तो वाइगोत्स्की भी यही कहते हैं, समाज सोशल और कल्चर थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई थ्योरी है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी से भी आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन भी निकल गया और ये दूसरा, 2 क्वेश्चन वाइगोत्स्की की थ्योरी से बने। ठीक, तो अब इसका आंसर जो होगा सहयोगात्मक अधिगम होगा। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? अब जो कोलबर्ग का सिद्धांत है उस पर आ गए हैं। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसको मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे खुद ना करके दूसरों को अच्छा दिखने की वजह से उनके अनुसार कार्य करते हैं। तो वह कौन सी अवस्था आएगी? वो आ गई परंपरागत चरण। 3 चरण दिए हैं इन्होंने। 3 चरणों में से जो दूसरा चरण है उसमें बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की दिखने की वजह से दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा आएगा? परंपरागत, इसको हम कॉन्वेंशनल स्टेजेस या कॉन्वेंशनल लेवल कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा किससे संबंधित होगी? परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए? नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए? ये भी नहीं हो सकता। और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एनईपी भी बिल्कुल नहीं मानती। विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए? हाँ, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। विद्यार्थी
लर्नर सेंटर्स ही होना चाहिए, मतलब कि विद्यार्थी सेंटर में होगा तभी शिक्षा प्रगतिशील होगी। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? 4 हो गया। अब 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, मतलब कि वो परामर्श देती है दूसरों को। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार हावर्ड गार्डनर ने 8, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से इन्होंने थ्योरी दी है, उन्होंने 8 अलग अलग नॉलेज या वो बताए हैं अपने। उसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? मल्टीपल थ्योरी इन्होंने दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंट, तो 8 तरह की बुद्धियां इन्होंने बताई हैं। तो उनमें से जब रेनू परामर्शदाता है तो परामर्शदाता कौन सी स्थिति में आएगा? ये कौन सी बुद्धि कहलाएगी? भाषाई बुद्धि तो वो होती है जो नेताएं लोग स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं, वो जो नेता स्पीच या भाषण देते हैं तो वो भाषाई बुद्धि में आ जाता है। स्थानिक बुद्धि वो होती है जैसे कि हम कोई किसी बिल्डिंग बनाते हैं, ज़मीन पर ही उसका मैप बना लेते हैं कि हाँ इस जगह पर ये, इस जगह पर ये, वो हो जाती है। या फिर हम पेंटिंग करते हैं तो उसका सही तरीके से कर देते हैं कि इस जगह पर ये बन जाएगा, इस पर ये, तो बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है। और अंतः वैयक्तिक, ये स्वयं को जानना होता है। और परामर्शिक या अंतर वैयक्तिक, ये दूसरों को जानना होता है। तो इसकी जो आंसर आएगा इंटर पर्सनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटर पर्सनल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर कौन से स्कूल का बच्चा है? प्राइमरी का। और प्राइमरी का स्कूल का बच्चा किस भाषा में सीखता? अपनी मातृभाषा में, जो उसे घर से प्रदान होती है, जो सरल आराम से उसके दिमाग में पहुँच जाए। और एनईपी ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में ही सिखाया जाए, शिक्षण प्रक्रिया की जाए। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर केवल दिख रहा है, केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल तो एक निगेटिव वर्ड है, तो जहाँ आपको केवल दिखे, ऐसा नहीं कि केवल बिल्कुल ही निगेटिव वर्ड है, कहीं कहीं सकारात्मक का भी भाव देता है, लेकिन ज़्यादातर ही निगेटिव वर्ड रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। केवल क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता, केवल हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं। तो ये 3 ऑप्शन तो आप सभी के कट गए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बच्चों की मातृभाषा में ही उनको क्या करना चाहिए? भाषा का प्रयोग करके संप्रेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, और मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ला दूंगी। माँ का जवाब किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो माँ का जवाब जो दर्शा रहा है, आप सब जानते हैं, जहाँ पर जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं, बिल्कुल नहीं। लिंग समता हो ही नहीं सकती। जब उन्होंने लड़के और लड़के में भेद ही कर दिया, तो कि लड़के फुटबॉल से खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंग प्रासंगिकता, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई देता है कि माँ ने किस वजह से उन्होंने मान रखा है कि लड़कियां सिर्फ गुड़ियों से ही खेल सकती, फुटबॉल से नहीं खेल सकती। तो यहाँ पर क्या है? लिंग रूढ़िवादिता, या जिसको जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। इंग्लिश में भी देखते चलिए, अगर आपको हिंदी में समझने में मुश्किल हुई तो इंग्लिश में भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चैनल पर बने रहिएगा। और कैसे, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, बच्चों का नामीकरण करना हो तथा उन्हें वर्गों में बांटना किससे संबंधित है? अर्थपूर्ण सिखाने को बढ़ावा देने व सुसाधित करेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना, बिल्कुल नहीं। बांटना, देखते हैं, ये आंसर गलत लग रहा है। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति। बच्चों में आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें सही बांटना, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। किस लिए बांटना? उन्हें वर्गों में बांटना। इसमें अगर उन्हें हम अलग अलग कर देंगे और नामीकरण के तरफ से, तो सेग्रीगेशन करना तो एक गलत बात हो जाएगी। और गलत बात होगी तो बच्चों में इसमें हीनता भी दिखाई देगी और सीखने की लाचारी भी जन्म देगी कि वो सोच रहे होंगे अलग अलग हम वर्गों में बैठा देंगे तो उन्हें लगेगा कि क्या हम बिल्कुल अलग हैं, या मतलब उनके मन में हीनता का भाव पनप जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से आप क्या मानते हैं या क्या समझते हैं? तो यहाँ CCE से क्वेश्चन आया आप सभी का। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना,
बिल्कुल नहीं। तुलना तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना किसी भी चीज़ में, बच्चों में तो बिल्कुल नहीं। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों में आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। देखते हैं फिर है केवल, फिर केवल वर्ड आ गया। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, गलत। केवल जहाँ आ जाए इसको तो बगैर सोचे समझे काट देना। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्माण लेने के लिए मूल्यांकन करना। केवल अंत में मूल्यांकन करना तो बिल्कुल नहीं। लगातार कंटिन्यू मूल्यांकन होता है तो अच्छे से सही मूल्यांकन कहलाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आंसर है कि बच्चों के व्यापक विकास में जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं पर शामिल करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब 15 हमारा क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। शिक्षक क्लास में है, वो क्लास चल रही है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बीच में वो कुछ ना कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं तो इसका मतलब है वो कौन सा मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर समेटिव मूल्यांकन हो रहा है, या फॉर्मेटिव मूल्यांकन, या स्टैंडर्डाइज, या नो मानक, ये तो है ही नहीं मूल्यांकन। तो इसमें जो मूल्यांकन हो रहा है वो रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। ये मूल्यांकन कक्षा के बीच में होता है, मतलब कक्षा चल रही होती है और बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचर कोई ना क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या उनको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, जिसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर है इसका। अब 16वां क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। एक इंक्लूसिव क्लासेस है, उसमें शिक्षिका की क्या भूमिका, मतलब शिक्षिका क्या कर सकती है। बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, हाँ बिल्कुल। केवल देखो फिर यहाँ पर केवल आ गया, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। टीचर को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास कोई विद्यार्थी, उसके लिए सारे सेम होते हैं, कोई खास नहीं होता। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। देखो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन, केवल शब्द एक निगेटिव वर्ड है, और पृथक्करण करना ये भी एक निगेटिव वर्ड है। जहाँ ये शब्द दिखे वो बगैर सोचे समझे आंसर बिल्कुल डिलीट कर देना। तो दो तो कट गए। अब खास ज़रूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जा सके, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे बच्चों को एक ही जगह एक ही स्थान पर बैठकर सारी चीज़ों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी कटा, ये भी ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चों को विविध ज़रूरतों की पता लगाओ और उनका समाधान करो, उनका ख्याल रखो, ये सारी समावेशी शिक्षा में होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका है फर्स्ट। क्या है, फर्स्ट। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। विविध समूह मतलब कि बहुत सारे समूह हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे आए हुए हैं, एक समूह में बैठे हैं, या अलग अलग विविध समूह के विद्यार्थी हैं एक जगह बैठे हुए हैं। तो उस टाइम में शिक्षण कार्य चल रहा है, तो शिक्षिका को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल ये होना चाहिए। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सांस्कृतिक विभिन्नता को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखें, हाँ ये बात है। अगर सही से स्पष्ट तरीके से जब हम बच्चों के सामने कोई भी भाषा बोलेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, अब बच्चे इतने होशियार नहीं हो गए जो अप्रत्यक्ष निर्देशों को समझ सकें, तो ये भी नहीं है इसका आंसर, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये लचीलापन होना चाहिए। तो इसमें 3 आंसर सही है। फर्स्ट है हर विद्यार्थी को सम्मान और स्वीकार करना, और सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, और विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन, ये फ्लेक्सिबल जो वर्ड होता है ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक वर्ड होता है, इसको ध्यान में रखना। तो और स्वायत्तता भी मतलब को बच्चों को छूट दे देना। तो ये 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड और 5। फर्स्ट, थर्ड और 5, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है
की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कि एक विद्यार्थी है जो विजुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, अब उससे संबंधित शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, दृश्य की जब वो देख ही नहीं सकता तो हमें दृश्यिक प्रस्तुतिकरण क्यों करना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। कई प्रकार की स्पर्शीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नीचे देखते हैं बहुत सी मूक फिल्में, जब वो देख ही नहीं सकता और मूक फिल्म जो आवाज़ भी नहीं जाएगी तो उसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं है। बहुत सी संरक्षित वर्कशीट जिसमें चित्र होने चाहिए, जब वो देख ही नहीं सकता तो चित्रों की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आंसर है कई प्रकार की स्पर्शीय हस्तकौशल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जब वो विजुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो इसका मतलब वो देख नहीं सकता, तो जब वो देख नहीं सकता तो ये तो कर सकता है वो छूकर किसी भी चीज़ को या स्पर्श कर करके तो समझ सकता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए या शिक्षक को क्या करना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शीय मतलब छूने से या हस्तकौशल की सामग्रियों से उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर 2 आंसर इसका सही होगा 18 का। अब 19वां क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंत्यक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। मतलब कि चुनौती ये हमारा एक डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। डिसेबिलिटी देख लीजिए, एक है ऑटिज्म, अटेंशन डिफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। अब यह ऑटिज्म है जो बच्चा सिर्फ स्वयं में खोया रहता है, समाज से कटा हुआ रहता है, ठीक। और मौखिक संप्रेषण उसको समाज में जब जाता है तो उससे बोला नहीं जाता, तो वो ऑटिज्म का एक क्या हो गया हमारा लक्षण हो गया, एक कैरेक्टराइज हो गया। और अटेंशन ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब कि जो ध्यान केंद्रित करने की किसी भी चीज़ को पढ़ता है तो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, वो एक्टिव ज़्यादा होता है, मतलब उसका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा तेज चलता है, छेड़खानी करता रहता है किसी भी बच्चे से पढ़ते वक्त। तो वो क्या हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑटिज्म। ऑटिज्म वह अभिक्षमता है या वह चुनौती है बच्चे के लिए, यह अभिलक्षण है जिसमें बच्चा स्वयं में रहता है, अकेले रहता है, समाज से कटा हुआ रहता है। अगर वो समाज में चला जाता है तो वो अगर बोलने संप्रेषण करने की कोशिश करता है तो उसे डर सा लगता है, भय सा लगता है या चुनौती महसूस होती है उसके सामने। तो आंसर इसका कौन सा हो गया, शालीनता। और इंग्लिश में क्या हो गया, ऑटिज्म। इसका क्या हो गया, ऑटिज्म इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं 20, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से बच्चों को बढ़ावा देना चाहती है क्या शिक्षिका ने। आप एक टीचर हो, आपने बच्चों को मिट्टी दे दी अलग अलग प्रकार की, अब उनसे कहते हैं जो आपकी मर्जी हो वो करो। अब बच्चे उसको जो भी जैसा ही मर्जी करेंगे, अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, क्रिएटिविटी। तो जो शिक्षक इसके माध्यम से क्या लाना चाह रही है, बच्चों में एक सृजनात्मकता लाने चाह रही है, मतलब कि क्रिएटिविटी लाने चाह रही है। अब देखते हैं 21 का आंसर, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। किसके मतलब कि शुरुआती सालों में किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बच्चे के विकास में। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखो शारीरिक कौशल भी जरूरी है जब बच्चे का प्रारंभिक विकास होता है, तो सामाजिक कौशल भी, संज्ञानात्मक भी और संवेगात्मक भी, अमूर्त भी, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th। क्या हो गया, 4th। अब क्वेश्चन नंबर 22 का, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, मतलब ये क्रिएटिविटी कक्षा है जिसमें करके सीखा जाता है, तो उसका अर्थपूर्ण सीखने का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से हम सीख सकते हैं। जहाँ रचनावादी इस वर्ड आ गया ना, तो ये समझ लो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करनी है बच्चे को, साथ में नहीं मतलब ऐसे नहीं बैठना निठल्ला, एक्टिविटी करते रहना है। तो रचनावादी से संबंधित, अब जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होना बिल्कुल नहीं, अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, इनाम व सजा के से प्रयोग से होता है बिल्कुल नहीं होता, बारंबारता, वेदन तथा अभ्यास से, ड्रिल और ड्रिल से तो बिल्कुल बचना चाहिए। प्रैक्टिस एवं ड्रिल ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो इसको ध्यान में रखना। प्रैक्टिस, रचनावादी जहाँ वर्ड आ जाए तो इससे संबंधित क्या होते हैं, इससे संबंधित होते हैं या तो अन्वेषण करो, या बच्चों को खुद करने दो, या वो आपस में अंत्यक्रिया करके सीखें, इससे संबंधित ये आंसर होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा अन्वेषण व अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया के द्वारा रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23,
23 क्वेश्चन नंबर कहता है एक शिक्षिका एक बच्ची को एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक शिक्षिका है और एक बच्ची है। जो वो बच्ची है जो टीचर अवधारणा समझा रही है ना, वो समझने में असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रही, तो वो टीचर क्या करती है, इशारा देती है, ये संकेत करती है। तो ये किससे संबंधित हो गया, ये प्रक्रिया हो गई हमारी किससे, पाड़ से संबंधित, किससे, पाड़ से, जिसको इंग्लिश में हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और ये फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की की थ्योरी से। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी कितनी महत्वपूर्ण है, पियाजे की भी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पढ़ के जरूर जाना। अब क्वेश्चन हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। मतलब कि पर्यावरण से, ध्यान दीजिए कहाँ से, पर्यावरण से। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर पर्यावरण से और यहाँ पर सामाजिक संस्कृति से, तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही करता है। वो क्यों करता है, ध्यान से समझिएगा। अब आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी, तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में सोशियो कल्चर थ्योरी उनका उस थ्योरी का नाम है। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जब बच्चा समाज से और समाज के साथ साथ संस्कृति के साथ जब आपस में इंटरेक्ट करता है, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास और साथ साथ में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। और इसमें ही इन्होंने अपनी वाइगोत्स्की की अपनी थ्योरी में इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने माना है कि बच्चे की आयु ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी भाषा, उसका ज्ञान, जब वो समाज में और संस्कृति से इंटरेक्ट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा सीख जाएगा या खुद करके इंटरेक्ट करेगा। तो दोनों ही इसका आंसर सही है, क्योंकि पर्यावरण से पूछा है और यहाँ पर सामाजिक संस्कृति से पूछा है, दोनों ही इससे संबंधित हैं। तो दोनों, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला, राइट आंसर ए होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बाधा उत्पन्न होने वाली है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या है वो उसको सुलझा रहा है, वो सुलझाते हुए कौन सी ऐसी चीज़ है जो उससे बाधा उत्पन्न करने वाली है। सबसे पहले समस्या को सही से पहचानना, तो इस सही समस्या को सही से पहचानेंगे तो वो बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी सही है। पहले सुलझाई गई मिलीजुली समस्याओं के बारे में सोचना, क्योंकि पूर्व ज्ञान को जब हम प्रेजेंट के ज्ञान में जोड़ते हैं तो इससे सरल हो जाता है समस्या को सुधारना या समस्या की प्रॉब्लम ठीक करना। वस्तु के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, एक जगह स्थिर रहना नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड ही नहीं रहना। तो फिक्स्ड भी एक आप सभी का क्या निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिए, फिक्स्ड भी एक क्या निगेटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा उत्पन्न करेगा वो कौन होगा, वस्तुओं के इस्तेमाल में पारंपरिक तरीके से फिक्स्ड रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। राइट आंसर इसका 4 होने वाला है। अब आता है हमारा 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी कथन से संबंधित है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षार्थियों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। ठीक, अब तर्क, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता तो नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। देखो, खुद की सोचने की क्षमता तो होती है, लेकिन इसका मैं आंसर पहला भी मान सकती हूँ और दूसरा भी, जिसका कोई आंसर मैं सटीक बता नहीं सकती, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ आप सभी को। अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर मैं दूसरा मान सकती हूँ, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। इसका आंसर 2 हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं इसका आंसर अभी यहाँ पर सभी तरीके से नहीं दे पा रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 27 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। भाव एक भय भी है, प्यार भी है, क्रोध भी है, लेकिन स्मृति नहीं है, मतलब कि मेमोरी नहीं है। मेमोरी हमारी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, मतलब हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। ये भाव नहीं है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। 28 का क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। प्राथमिक की शिक्षिका 1 से लेकर 5 तक की टीचर है, वो बच्चों को आंतरिक, जिसको कहते हैं इंटरनल अभी मोटिवेशन देगी, तो इसको देने के लिए वो क्या कर सकती है। हर विद्यार्थी के हर प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, बिल्कुल नहीं। फिर बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, हर प्रयास को प्रशंसा करके। प्रयास में बार बार जो मल्टीपल चीज़ मिलती रहती है ना, तो उसमें बच्चे की भी आदत
खराब हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति और प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर फोर इसका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न नंबर 29 में हमारा क्या है, इसमें बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, जो बच्चे का समग्र शरीर और मस्तिष्क का स्वास्थ्य है वो अधिगम पर क्या प्रभाव डालेगा, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो क्या प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा। बाधा डालेगा, बाधा नहीं डालेगा। से संबंधित है, नहीं है। को सुसाधित करेगा, मतलब फ्लेसिलिएटेड करेगा, मतलब कि जब बच्चा शरीर से और मस्तिष्क से दोनों से स्वस्थ होगा तो वो अधिगम को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब लर्निंग को बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा और अपने लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आएगा, किसी भी तरीके से सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर राइट आंसर होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसे विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कह रही है, पर्यावरण कारक को नहीं, योग्यता के कारक को नहीं, कठिन भाग्य के कारक को नहीं। उसने कोशिश नहीं की, पास तो हो गई लेकिन उसने कोशिश नहीं की। देखो, पर्यावरण कारक होता तो वो अच्छे नंबर लेके नहीं आती, योग्यता में कमी होती तो भी उससे अच्छे नंबर नहीं आते, अगर वो पढ़ने में कमज़ोर होती या टीचरों के द्वारा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। समझ में तो आता है लेकिन उसने कोशिश नहीं की और अच्छे नंबर लाने की, तो क्या हुई, कोशिश की कमी हो गई, लैक ऑफ इफेक्ट की कमी हो गई। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।